6 अप्रैल 1948 को पहला एटॉमिक एनर्जी एक्ट बनता है, एटॉमिक एनर्जी बिल पास होता है। सर, 22 मई 1948 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने कैबिनेट के लिए एक नोट पेश करते हैं, जिस कैबिनेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल मंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे, बाबा साहब अंबेडकर मंत्री थे। उस कैबिनेट ने 22 मई 1948 मई 22, 1948 ये नोट फॉर कैबिनेट कि भारत में परमाणु ऊर्जा को लेकर क्या नीति होनी चाहिए, क्या रणनीति है हमारी देश की परमाणु ऊर्जा को लेकर, परमाणु ऊर्जा का भविष्य क्या होगा, क्या होना चाहिए, इस पर बहस हुआ। तो ये पहला नोट था कैबिनेट के लिए, जिसके बनाने में मुझे कोई शक नहीं है कि होमी भाभा का बहुत बड़ा योगदान भी रहा था। तीसरी बात, 15 अगस्त 1948, अगस्त 15, 1948 एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन होता है। यानी कि आजादी के ठीक एक साल बाद भारत सरकार एटॉमिक एनर्जी कमीशन स्थापित करती है। होमी भाभा उसके अध्यक्ष हैं, के.एस. कृष्णन और शांति स्वरूप भटनागर 2 सदस्य हैं, और ये सीधे प्रधानमंत्री को कंट्रोल में है, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। तो पहला एटॉमिक एनर्जी कमीशन 15 अगस्त 1948 को बनता है। सर, इसके बाद क्या होता है? 1950 में, आजकल कोई भी अखबार खोलो, टीवी का प्रोग्राम देखो, रेयर अर्थ का नाम आप देखोगे, आप सुनोगे। अमेरिका और चीन के बीच में जो लड़ाई चल रही है रेयर अर्थ को लेकर, सर 18 अगस्त 1950 को भारत सरकार इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की स्थापना करती है। 1950, 18 अगस्त 1950 को इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की स्थापना होती है। सर, इसके बाद में 3 अगस्त 1954, यह महत्वपूर्ण डेट है मंत्री जी, आप जानते हैं, क्योंकि 3 अगस्त 1954 को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना होती है, जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 2014 के बाद नहीं, 3 अगस्त 1954 में उसकी स्थापना की गई थी। ठीक 2 महीने बाद यहां पूसा में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, वहां 3 दिन विचार विमर्श होता है, और उस विचार विमर्श की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और उस समारोह में सांसद, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजिस्ट, हमारे 3 सेना, वायुसेना, नवसेना के प्रमुख, सब लोग मौजूद हैं। नेशनल सिंपोजियम ऑन पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और उसी बैठक में 26 नवंबर 1954 को होमी भाभा अपने मशहूर 3 फेज प्रोग्राम की घोषणा करते हैं, जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं। सर, 4 सितंबर 1956 को भारत का पहला रिएक्टर कमीशन होता है। 4 सितंबर 1956, उसका नाम दिया जाता है अप्सरा। तब के जमाने में भी अच्छे अच्छे नाम दिया जाते थे। अप्सरा, भारत का पहला रिएक्टर का नाम अप्सरा था। अप्सरा के बाद जर्लीना आया, जर्लीना के बाद साइरस आया, साइरस के बाद ध्रुवा आया, ध्रुवा के बाद पूर्णिमा आया। यानी कि 1956 से भारत रिएक्टर लगा रहा है। 2014 के बाद नहीं, 2014 के पहले। सर,
इसके बाद 1958 सितंबर के महीने में एटॉमिक एनर्जी कमीशन विस्तार से पुनर्गठित होता है और उसके बाद परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम शुरू होता है और हमारे देश का पहला रिएक्टर 28 अक्टूबर 1969 को तारापुर में कमीशन होता है, 160 मेगावाट वाला रिएक्टर। उसके बाद तारापुर के बाद रवाट भाटा राजस्थान में, रवाट भाटा के बाद कल्पाकम चेन्नई के पास, कल्पाकम के बाद नरोरा अलीगढ़ के पास, नरोरा के बाद कैगा जो उडुपी के पास है, उसके बाद गुजरात में ककरापार, उसके बाद में कुडंकुलम जहां रशिया से रिएक्टर लगाए गए हैं। तो मेरा यह कहना है सभापति महोदय कि ये जो परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम है, एक परमाणु पावर प्लांट को 8 साल लगते हैं कमीशन करने में, तो 2014 के पहले हमारे 8 गीगावाट के कैपेसिटी लागू की गई थी इन अलग अलग जगहों में, तारापुर, कैगा, नरोरा, ककरापार, ये रवाट भाटा, अलग अलग जगहों में लगाया गया था और परमाणु ऊर्जा के बड़े बड़े कदम हमने लिए थे, उपलब्धियां हुई थी। और अब मंत्री जी जानते हैं कि एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट से ही भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की क्रांति शुरू हुई, भारत में स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ, इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। तो ये सब 2014 के पहले की उपलब्धियां हैं। सर, मुझे खुशी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, इस सरकार को सबक सीखना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जी से। पोखरण 2 के बाद अगस्त के महीने में 1998 50 इयर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी रिसर्च एक किताब निकाला जाता है। यह कांग्रेस की सरकार के समय में नहीं, ये आप ही के सरकार के समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस किताब में स्वीकारते हैं कि 50 साल में महान उपलब्धियां हुई हैं, जिसके वजह से हमें पोखरण 1 और पोखरण 2 हम करने में समर्थ हुए। अब पढ़ना चाहिए, मैं टेबल पर रखूंगा, मंत्री जी जानते हैं, पर अलग अलग सांसदों को भी पढ़ना चाहिए कि 50 साल में 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, ये 50 साल में क्या हुआ, ये आप ही की सरकार का एक किताब। सर, 2014 के पहले की उपलब्धियों के बारे में ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सब सामने है। रिएक्टर को लेकर, न्यूक्लियर रिसर्च को लेकर, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। पर एक चीज का मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूं। 2008 में भारत और अमेरिका के बीच में एक परमाणु करार हुआ। अक्टूबर 20 को इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट। इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट का विरोध किसने किया? यह बीजेपी का एक दस्तावेज है। Why BJP opposes Indo-US nuclear deal? यह है, ये बीजेपी 52 पन्ने का ये दस्तावेज है मंत्री जी, बीजेपी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगस्त 2008 में। Why BJP is opposing Indo-US nuclear deal? और इसमें कहा जाता है परमाणु ऊर्जा में ज्यादा भविष्य नहीं है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, और कई बातें इन्होंने कहा। पर 2008 का जो एग्रीमेंट था, जो समझौता था भारत और अमेरिका के बीच में, कई दरवाजे खोले गए और उसका एक नतीजा ये बिल है। ये बिल संभव हुआ है। इस बिल की कल्पना आप कर पा रहे हैं उस 2008 के करार के कारण, जिसका विरोध आपने किया था। Sir, let me now turn to the bill. There are 3 major elements in the bill.
One is private sector participation. Second is nuclear liability, civil liability for nuclear damage. And the third is Atomic Energy Regulatory Board. सर, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में मैं ये कह दूं कि 2011 में न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल लाया गया था, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था, पर कई कारण थे, मंत्री जी जानते हैं, कई कारण थे, ये बिल अधिनियम नहीं बन पाया। पर ये इस बिल में शामिल किया गया है। ये जो 2011 का जो बिल था उसके प्रमुख बिंदु इस बिल में शामिल हैं और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को एक कानूनी दर्जा दिया जा रहा है। ये एक सकारात्मक कदम है। पर सर, दूसरी बात, ये सिविल लायबिलिटी की बात जो अभी मंत्री जी ने कहा है, सर 30 अगस्त 2010 अरुण जेटली का ये भाषण है राज्यसभा में, और मेरे पास 25 अगस्त 2010 का भाषण है जसवंत सिंह जी का है लोकसभा में। और अरुण जेटली के नाम पर तो आप क्रिकेट स्टेडियम बना देते हैं, पर अरुण जेटली जी का जो योगदान है कानून बनाने में, उसको आप सर मंत्री जी, जो आपने इस बिल में लाया है के पथ पे चल रहा है संशोधन, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 का, ये जो जेटली जी ने कहा था और जो जसवंत सिंह जी ने कहा था, उसका बिल्कुल विपरीत है। मैं इसको टेबल करना चाहता हूं, जेटली जी का भाषण सदस्य पढ़ें, और जेटली जी कहते हैं कि हमारे सहायता से ही, हमारे सहयोग से ही ये बिल आया है। सर, मुझे कोई इतराज नहीं है ये आपको याद दिलाने में कि 2010 का कानून में बनाने में पृथ्वीराज चौहान जो एमओएस थे पीएमओ में, और अरुण जेटली जी का योगदान था। ये दो लोग मिलकर इस कानून को बनाया जिसका आप संशोधन कर रहे हैं। तो हमें बताइए, क्यों आप संशोधन कर रहे हैं? क्यों आप अरुण जेटली का योगदान को नकार रहे हैं? क्यों आप जसवंत सिंह जी को नजरअंदाज कर रहे हैं? कांग्रेस को छोड़िए, आप ही के नेता, आप ही का योगदान, ये 2010 का कानून जिसमें आप संशोधन ला रहे हैं, वो कानून आपका योगदान था मंत्री जी। पर यू टर्न करने में तो आप बहुत माहिर हैं। कई मिसाल हैं, जीएसटी पर यू टर्न, मनरेगा पर यू टर्न, खाद्य सुरक्षा कानून पर यू टर्न, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, उस पर भी आप यू टर्न कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या मजबूरी है? क्या अमेरिका के साथ रिश्ते और मजबूत करने हैं इसीलिए आप कर रहे हैं? क्या प्राइवेट कंपनियां आपको मजबूर कर रहे हैं इसको संशोधन करने में? प्लीज सदन को विश्वास में लीजिए। क्यों 15 साल बाद आप ये संशोधन ला रहे हैं? सर, प्राइवेट सेक्टर तो तीसरा मुद्दा है इस बिल में। मैं कहना चाहता हूं कि मैं मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा है विकसित भारत में 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी होगा, आज करीब 8 या 9 गीगावाट का है, यानी कि 10 गुना बढ़ेगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपका नजरिया क्या है? आपका विजन क्या है? इसमें प्राइवेट सेक्टर कितना है और इसमें पब्लिक सेक्टर कितना होगा? और मेरा यह सीधा आरोप है कि यह बिल सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए ही है, निजी क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के लिए है। तो मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे देश में क्षमता है, हमने 220 मेगावाट की प्लांट लगाए हैं, 540 मेगावाट का प्लांट लगाया है, ककरापार में हमने 700 मेगावाट का प्लांट लगाया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, 700 मेगावाट प्लांट को एक वर्क हॉर्स बनाइए, और जो रिएक्टर हैं फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, साउथ कोरिया, अलग अलग देशों से मत लाइए,
जो हमारे देश में हम आत्मनिर्भर हैं। 700 मेगावाट का प्लांट हम लगा रहे हैं, गुजरात में लगा हुआ है, प्रधानमंत्री जानते हैं, प्रधानमंत्री वहां गए हुए हैं। उससे आप प्रेरणा लीजिए और स्टैंडर्डाइजेशन कराइए। ये वेंडर ड्रिवन बिल मत कराइए। कंपनियों द्वारा जो बिल आप ला रहे हैं, आपने 3 कानून लाए थे कृषि क्षेत्र में, आपको वापस लेना पड़ा क्योंकि वो भी प्राइवेट सेक्टर से आपको ऑक्सीजन मिल रहा था। इस बिल का वो भविष्य नहीं होना चाहिए। सर,